जय हिंद दोस्तों। मैं रमन शर्मा आपका फिर से एक बार बीआरबी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम उसी क्रम में सेल चैप्टर से जब पढ़ रहे थे, हम वायरस के बारे में, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, उससे आगे की बात कर लेते हैं। जैसे देखो, कोशिका से बात करें तो आगे की बात करें कोशिका से, कि मैंने ही बताया था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंट क्या है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में डिफरेंट क्या है, ठीक है। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में डिफरेंट, और साइज के बारे में भी बात कर लिया था कि बताओ संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। इन सभी के बारे में बात करने के बाद हम अब बात करते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत था वो किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात करते हैं सेल थ्योरी। तो यहाँ सब बच्चे लिखेंगे सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, थ्योरी, सेल थ्योरी, ठीक है। कोशिका सिद्धांत, ध्यान से समझना, कोशिका सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। बच्चों, कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करें तो दो वैज्ञानिक कौन कौन थे? तो एक तो था स्लीडन और एक था स्वान। एक कौन था? स्लीडन, 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 नाम क्या है? स्लीडन। और एक था स्वान। ये दो वैज्ञानिक मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। कौन कौन से थे? एक तो स्लीडन और एक स्वान, दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। दोनों ने क्या बताया कोशिका सिद्धांत के बारे में? तो इन्होंने कहा कि जो कोशिका है उसके बारे में दो बात बताई। एक तो क्या कहा कि कोशिका सभी सभी जीवों में, सभी जीवों में सभी कार्य एक ही कोशिका में, एक कोशिका में। पहली बात तो ये, सभी कार्य एक कोशिका में होते हैं, चाहे उत्सर्जन हो चाहे श्वसन हो। दूसरी बात इन्होंने बताई कि शरीर की संरचनात्मक संरचनात्मक व कार्यात्मक जो इकाई होती है, इकाई मतलब यूनिट, इकाई होती है, वो क्या है? कोशिका होती है। कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल। ये बात भी इन्होंने सेल थ्योरी में दी। इसके बाद एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट बिरजो। नाम क्या था? रॉबर्ट बिरजो। बिरजो नाम था। इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये कहा कि भाई, नई कोशिका का जब निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण, कोशिका का नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती या पहले वाली कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। क्या कहा इन्होंने? कि यदि नई कोशिका का निर्माण हो रहा है, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये बात इन्होंने कही और समर्थन किया रॉबर्ट बिरजो ने। पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ आई होगी आपके कोशिका सिद्धांत के बारे में। इसी के बारे में मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो कोशिका सिद्धांत है वो तो दिया था स्लीडन और स्वान ने, और दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था
देखो, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? क्रोमोसोम थ्योरी। क्रोमोसोम थ्योरी थ्योरी उसको बोलते हैं गुणसूत्र सिद्धांत। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत। तो गुणसूत्र सिद्धांत देने वाले भी दो वैज्ञानिक, याद रखना है आप दोनों के नाम। कौन कौन से दो थे? एक का नाम तो था सटन। क्या नाम था? सटन। और एक का नाम था बावेरी। सटन और बावेरी। तुमसे एग्जाम में पूछेंगे गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताओगे सटन है, बावेरी ने दिया। ठीक है, गुणसूत्र इसी साथ याद कर लेना, कोशिका सिद्धांत के। ठीक है, तो अगली बात अपन बात करते हैं। ये आप एक बार वापस देखें पूरा का पूरा किस तरीके से हम इस कोशिका सिद्धांत को समझा है। तो सेल थ्योरी के बारे में यदि तुमसे कोई पूछे ना कि सेल थ्योरी किस किसने दी, तो स्लीडन और स्वान ने दी। किसने दी है? स्लीडन और स्वान ने। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि सभी जीवों में सभी कार्य एक कोशिका में, केवल एक कोशिका में, श्वसन ले लो, उत्सर्जन ले लो, ये सारे किसमें होते हैं? एक कोशिका में होते हैं। और शरीर की संरचनात्मक, फंक्शनल और एक्शनल दोनों यूनिट क्या होती है? सेल कहलाती है। फिर इन्होंने कहा कि भाई नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो नई कोशिका का निर्माण होता है पहले वाली कोशिका से। नई कोशिका का निर्माण किससे होगा? पहली वाली कोशिका से। ये तो है सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सेल थ्योरी आपके समझ में आ गई होगी कि भाई क्या बता रहे हैं इसमें। अगली बात देखो, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं सेल में ही कि जो कोशिका होती है ना, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। आपसे पूछेंगे कि बताओ कोशिका के मुख्य भाग कौन से। तो देखो, सेल सेल यदि आपसे इनके मेन पार्ट, क्या पूछे? मेन पार्ट, मुख्य भाग, एक कोशिका के मुख्य भाग क्या है? तो मुख्य भाग के बारे में बात करें ना, तो तीन भाग होते हैं मुख्य। कितने होते हैं? तीन। देखो किस तरीके से याद रखना, इसको इस तरीके से याद रखना। मुख्य भाग तीन होते हैं। पहला, सबसे पहला ही पहला आपसे पूछेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। अब कईयों को तो समझ नहीं आता सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो ये कोशिका झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पहला है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तीसरा जो भाग होता है कोशिका का, वो मुख्य भाग होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटो। अब आपसे कहें कि भाई इसको तो कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली ये है केंद्रक। केंद्रक। और ये है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। मतलब आपसे पूछे ना कोशिका के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो आप बताओगे तीन मुख्य भाग होते हैं। एक तो कोशिका झिल्ली, कोई भी कोशिका होगी तो उसमें कोशिका झिल्ली होगी, न्यूक्लियस होगा अपवाद को छोड़कर, और क्या होगी? साइटोप्लाज्म। और इसका स्ट्रक्चर यदि देखें ना, तो इस तरीके से समझना आप कि आप कोई भी कोशिका बना रहे हो, तो ये चारों तरफ जो बना रहे हो ना, ये है कोशिका झिल्ली। याद रखना है क्या है? कोशिका झिल्ली। इसके अंदर एक केंद्रक होता है। ठीक है, क्या होता है? केंद्रक होता है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है। इस तरीके से आप देखो,
ये है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। और तीसरा यदि पॉइंट देखें आपसे तो आप पूछेंगे कि भाई तीसरा भाग कौन सा है। तो तीसरा भाग जो इसके अंदर द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो आपसे पूछे कोई भी कोशिका का मुख्य भाग कितने हैं, तो मुख्य भाग बताओगे 3। एक तो कौन सा है, कोशिका झिल्ली, कोई भी कोशिका होगी, कोशिका झिल्ली। एक क्या होगा, केंद्रक, और एक क्या होगा, कोशिका द्रव। ये जो केंद्रक के अंदर द्रव भरा रहता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो द्रव भरा रहता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। तो यहाँ मुख्य चीज देखिए, और इसके अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर भरे पड़े रहते हैं बहुत ज्यादा। यदि हम देखें इसके अंदर बहुत ज्यादा कोशिकांग इसी के अंदर पाए जाते हैं, चाहे कोई भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी काय हो, ये कुछ भी हो, ये सारे के सारे हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका, इनको क्या कहते हैं, कोशिका। तो तुमसे पूछेंगे कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, तो आप बताओगे किसमें पाए जाते हैं, कोशिका द्रव। तो मुख्य भाग देखिए एक बार वापस पूरा का पूरा, कि आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। मुख्य भाग बताओगे कोशिका के 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। से कोई भी कोशिका होगी 3 मुख्य भाग, यदि सेल होगी तो 3 मुख्य भाग होंगे। पहला तो कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा कौन सा है, न्यूक्लियस, और तीसरा कौन सा है, साइटोप्लाज्म। अगर अपन चित्र में देखें तो ये सारा का सारा बाहर की तरफ जो बाउंड्री बन रही है ये है कोशिका झिल्ली। क्योंकि अब अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात नहीं कर रहे, बस सिर्फ सेल के मुख्य भाग की बात कर रहे हैं। जब प्लांट सेल आएगी तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी, सेल वॉल आ जाएगी। वो एक प्लांट सेल का क्या है, कंडीशन है, स्थिति है उसकी। उसका अगर हम देखें तो पादप में ही ये कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जंतुओं में नहीं पाई जाएगी, तो मुख्य भाग में नहीं आएगा। मुख्य भाग में कौन सी, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। देखो यदि ये कोशिका द्रव पूरा का पूरा, कोशिका द्रव और ये केंद्रक द्रव, मैं ये कहूँ कि इन दोनों को मिला दे, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, तो आपको मिलेगा जीव द्रव। आगे देखना एक बार वापस दोनों की बात कर रहे हैं कि भाई आपके तीनों पार्ट तो समझ में आ गए। अब मैं बात करूं प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीव द्रव, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव। कई बार क्वेश्चन आता है जीव द्रव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जीव द्रव क्या है। तो देखो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पुरकिंज। वैज्ञानिक का नाम क्या था, पुरकिंज। उस पुरकिंज ने सर्वप्रथम जीव द्रव की खोज की थी। किसने खोज की थी, खोज करता, यदि तुमसे पूछे कोई खोज करता, तो आपका आंसर आना चाहिए पुरकिंज। कौन है, पुरकिंज, पुरकिंज, ये है खोज करता, ध्यान रखना, जीव द्रव की खोज करता। अगली बात देखो, यदि आप इस साइटोप्लाज्म की बात करें, क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो कोई भी जीव द्रव की बात करें आपसे, तो आप दो चीज देखोगे, कोशिका में जो कोशिका द्रव था, साइटोप्लाज्म था, साइटो साइटोप्लाज्म। देखो यदि हम बात करें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की बात करें प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों की बात करें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कहते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव।
इसको कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं जीव द्रव। जीव द्रव, तो जीव द्रव क्या होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला लो तो क्या बनता है? जीव द्रव। इसको कहा कि भाई ये जीव द्रव यदि किसी कोशिका में से निकाल लिया जाए तो कोशिका में क्या हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर कोशिका द्रव देख लो चाहे केंद्रक द्रव देख लो, दोनों के अंदर ही कुछ सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जो भी पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, वो कोशिका के अंदर, इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। तो यदि जीव द्रव निकाल दें तो कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको जीवन का भौतिक आधार कहा। जीवन का भौतिक आधार, भौतिक आधार। तो ये बात कहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। क्या नाम था? हक्सले। जीवन का भौतिक आधार जो कह रहे थे उनका नाम था हक्सले। हक्सले। तो बात क्लियर हुई आपके जीव द्रव। वापस देखो, जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कोई क्या कहते हैं? जीव द्रव। खोजकर्ता पुरकेंजे। जीव द्रव होता क्या है? साइटोप्लाज्म को मिला दो, न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला दो, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है, और इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, फिजिकली बेस ऑफ लाइफ किसने कहा? हक्सले ने। किसने कहा ये बात? हक्सले ने। तो ये था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, आपको याद होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म है क्या। तो इसके बाद हम अगला जो पॉइंट देखते हैं तो एक और होता है कि जिसमें हम सेल में दो मेजर डिफरेंस देखते हैं वापस फिर दोबारा से। एक तो आपको कई बार मिलेगी प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो आप पहले इनका मेजर डिफरेंस ही देख लो कि कौन कौन से होते हैं पादप सेल में और एनिमल सेल। तो यदि प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल, और इधर देखेंगे एनिमल सेल, तो आपको कुछ अंतर नजर आए कि कोशिकाओं में कुछ अंतर नजर आए जो इस तरीके से देखेंगे। देखो, यदि अंतर देखेंगे ना तो सबसे पहले आपको याद रखना है सेल वॉल। कौन सा? सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो सबसे पहले मैं बात लिखता हूँ सेल वॉल की, और सेल वॉल यहाँ तो होती है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, कोशिका, कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या होती है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल यहाँ तो होती है उपस्थित या प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है एनिमल सेल। पहला अंतर। दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर पूछे तुमसे कि भाई प्लांट सेल में क्या अंतर है दूसरा, तो दूसरा अंतर होता है कि इसमें प्लास्टिड उपस्थित होता है, लवक उपस्थित होता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड या इसको कहते हैं लवक। इसमें प्लास्टिड या लवक उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसमें लवक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। ऐसे लिख दो, प्लास्टिड, इन्हें क्या कहते हैं? लवक। और ये एनिमल सेल में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। दूसरा अंतर समझ में आया? दूसरा अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तीसरा यदि अंतर आपसे पूछे तो तीसरा अंतर देखिए, तीसरा इनमें एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे हम कहें तारक काय, जिसको बोलते हैं तारक काय। देखो, एक तो सेंट्रोसोम होता है, क्रोमोसोम। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। तारक काय, सेंट्रोसोम को क्या कहा जाता है? तारक काय। ठीक है, तारक काय इधर प्लांट सेल में तो होता है अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित।
और इधर तारक काय क्या होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं तारक काय, वो क्या होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट या उपस्थित होता है। ठीक है, तीसरा अंतर। चौथा जो अंतर देखोगे आप, तो चौथा अंतर देखो, चौथा अंतर पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है, वोक्यूल होता है, रिक्तिका, रिक्तिका एक होती है और वह भी बड़ी होती है। रिक्तिका एक होती है और लार्ज होती है। लेकिन जब एनिमल सेल की बात करें तो रिक्तिका कैसी होती है, रिक्तिका अनेक होती है, अनेक, वह छोटी होती है, छोटी होती है, अनेक वह छोटी होती है। तो ये कुछ अंतर मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, प्लांट मतलब पादप कोशिका, ठीक है, और जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। तो अंतर आपको समझ में आया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट अंतर तो है सेल वॉल का, कि जो सेल वॉल है ना, ये यहाँ पाई जाती है और यहाँ क्या होती है, अनुपस्थित होती है। सेल वॉल यहाँ अनुपस्थित होती है, बस इतना याद रखना है। ये वाली तो इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिड में, प्लास्टिड का ही एक प्रकार होता है, उस प्रकार को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। मैं आगे बात करूंगा आपसे क्लोरोप्लास्ट क्या है, और उस समय मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिड से ही जो तीसरा भाग होता है उसका एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक। अभी भी मैंने पिछले क्लास में बात की थी कि ये हरित लवक ही क्या कहलाता है, कोशिका का रसोई घर कहलाता है, कोशिका का रसोई घर कहलाता है। तो यहाँ आपसे पूछेंगे, क्लोरोप्लास्ट लवक का ही एक भाग होता है जो पादपों में उपस्थित होता है, जंतुओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ क्लियर हुआ आपके कि सेल में डिफरेंट देखेंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आप देखोगे पहले तो सेल वॉल इसमें क्या होती है, उपस्थित, इनमें क्या होती है, अनुपस्थित। यदि आपसे पूछे लवक के बारे में, तो यहाँ पादपों में लवक उपस्थित होते हैं और लवक का एक प्रकार होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट पे ही तो बताया था मैंने फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और ये यहाँ क्या होता है, अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम तारक काय यहाँ क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पर तारक काय उपस्थित होते हैं। रिक्तिका एक होती है, बड़ी होती है, और यहाँ रिक्तिका अनेक होती है, वह छोटी होती है। ठीक है, इसी कारण से आप जब कभी देखोगे तो इसका जो केंद्रक होता है, इसका केंद्रक रिक्तिका बड़ी होने के कारण केंद्रक परिधि में चला जाता है। परिधि मतलब साइड में, परिधि भाग में चला जाता है। ठीक है, और इसका केंद्र कहाँ होता है, सेंटर में होता है, केंद्र में उपस्थित होता है, केंद्र में उपस्थित होता है। ये याद रखना है आपको कि केंद्रक की जो स्थिति है वो परिधि की तरफ कैसे गई, क्योंकि रिक्तिका बड़ी होती है, पूरा रिक्तिका पूरा का पूरा एरिया घेरे रखती है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि जो कोशिकांग है वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर एक बार आप चेक करो, मैं लिख रहा हूँ कोशिकांग, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, कोशिकांग। कोशिकांग के आपको ये तो पता चल गया कि कोशिकांग स्थिति कहाँ होती है, तो आप बताओगे कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग किसमें, कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव में। ठीक है, जो कोशिकांग होते हैं इनके प्रकार होते हैं अलग अलग, अलग अलग प्रकार के बारे में बात करें तो ये भी वापस तीन प्रकार के मैं बांटता हूँ इनको, तीन प्रकार के होते हैं कोशिकांग। एक तो देखो जिनके ऊपर, देखो तीन प्रकार कैसे, एक तो जिनके ऊपर केवल और केवल एक झिल्ली पाई जाए, ऐसे, एक जिनके ऊपर एक झिल्ली ना पाकर बिल्कुल झिल्ली रही, तो ऐसे झिल्ली नहीं। एक ऐसे हैं जिनके पास दो झिल्लियां पाई, तो एक झिल्ली और फिर दूसरी झिल्ली। ठीक है, तो इनको कहेंगे एकल झिल्ली वाले, एकल
सिंगल मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली वाले कोशिका, एकल झिल्ली वाले कोशिका। ये है बिना झिल्ली वाले, झिल्ली रहित, बिना झिल्ली लिख दो या झिल्ली रहित, रहित, बिना झिल्ली या झिल्ली रहित कोशिका। और ये दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली वाले कोशिका। तीन प्रकार की, तीन श्रेणियों में हमने बांट दिया इनको। अब चेक कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सा एकल झिल्ली है, कौन सा झिल्ली रहित है। तो सबसे पहले देखो, यदि झिल्ली रहित बात करेंगे तो दो होते हैं। एक तो होता है पहला राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम। बताओ, बिना झिल्ली वाला होता है राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है, बिना झिल्ली वाला होता है। एक अभी मैं बता रहा था सेंट्रोसोम, जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम को तारक काय भी कहा जाता है, तारक काय भी कहा जाता है, सेंट्रोसोम। ठीक है। अब देखो, ये तो है बिना झिल्ली वाले, और दोहरी झिल्ली वाले भी दो याद रखना है आपको। दो कौन कौन से, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। एक है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दोनों दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। तुमसे एग्जाम पूछेंगे कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, तो आप क्या बताओगे, दोहरी झिल्ली में या तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन मिलेगा या क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में मिलेगा। इधर ये बिना झिल्ली वाले हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। अब बात करते हैं एकल झिल्ली वाले कौन कौन से हैं। यदि एकल झिल्ली वाले बात करें तो देखिए, एकल झिल्ली वाले पहला है ईआर, पहला कौन सा है, ईआर। ईआर का मतलब है अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ठीक है, पहला। दूसरा होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का, गोल्जी का। दूसरा क्या है, गोल्जी का, मेजर रूप से याद रखना है, गोल्जी का। तीसरा जो होता है एकल झिल्ली वाला, वो याद रखना है लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम एकल झिल्ली, एकल झिल्ली में सबसे छोटा कोशिकांग होता है लाइसोसोम, लयन का, क्या बोलते हैं, लयन का। एक देखो, लाइसोसोम के बाद अगर हम बात करें तो देखो, ईआर हो गया, अंतःप्रदवी जालिका हो गई, एकल झिल्ली वाला है। दूसरा आपसे गोल्जी बॉडी, तो वो भी एकल झिल्ली वाला है। लाइसोसोम, वो भी एकल झिल्ली वाला है। और एक होता है वैक्यूल्स, वैक्यूल, जिसको बोला जाता है रिक्तिका, क्या बोला जाता है, रिक्तिका। ये एकल झिल्ली वाले कोशिकांग है। और कुछ होते हैं सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय, सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय में हम देखेंगे तो जैसे फ्लैजेला, कसाब, या आप देखोगे कसाब के साथ साथ पक्षमा भी, ये भी क्या है, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। तो वापस एक बार देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोशिकांग, सेल ऑर्गन। इस सेल ऑर्गन उपस्थित कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव में, कोशिका के कोशिका द्रव में। इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और देखो, इस साइटोप्लाज्म में कुछ एक झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं इस तरीके से, उनको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे ये हैं। जैसे आपसे पूछेंगे ईआर क्या है, तो आप बताओगे एकल झिल्ली वाला कोशिकांग। गोल्जी काय क्या है, तो एकल झिल्ली वाला कोशिकांग। लाइसोसोम क्या है,
एकल झिल्ली और वैक्यूल भी क्या है, एकल झिल्ली। लेकिन दोहरी झिल्ली और कोशिकांग पूछेंगे तो दो है दोहरी। दोहरी झिल्ली वाले दो कौन कौन से, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके बारे में अलग अलग अपन अध्ययन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, सभी के बारे में बात करेंगे। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये क्या है, बिना झिल्ली वाले कोशिकांग। बिना झिल्ली वाले कोशिकांग को इस तरीके से व्यक्त कर लेते हैं आप। ठीक है, बिना झिल्ली वाले कोशिकांग को इस तरीके से व्यक्त कर लेते हैं। तो ये तो था एक कोशिकांग के बारे में, तो आपको समझ में आया होगा। कोशिकांग कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, इतना याद रख लेना आप। कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, पहला होता है, पहला है एकल झिल्ली वाले, दूसरा झिल्ली रहित, और तीसरा क्या है, दोहरी झिल्ली वाले। तो ये पूरे के पूरे कोशिकांग को मैंने लिख दिया कि इस तरीके से हम एक एक का क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। एकल झिल्ली वाला कौन सा है, दोहरी झिल्ली वाला कौन सा है, इस तरीके से बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि हम कोशिकांगों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो कोशिकांग तो अभी मैंने बता दिया। अगर कोशिका का आवरण की बात करते हैं, कोशिका कोशिका का आवरण, आवरण, तो कोशिका का आवरण दो तरीके से होता है भैया। तो मैंने बताया था कि कोई भी कोशिका होगी, उसका कोई भी कोशिका होगी तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो पाई ही जाएगी। और पादप कोशिका की बात करेंगे तो सेल वॉल उपस्थित होगी। क्या उपस्थित होगी, सेल वॉल। इसको कोशिका भित्ति कहते हैं भाई। ये पादप कोशिका की कंडीशन है कि उन्हीं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ये आवरण बनाते हैं दोनों, एक तो कोशिका भित्ति हो गई और एक दूसरा हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। मैंने पीछे बताया था, तो कोशिका झिल्ली है वो मुख्य भाग होता है कोशिका का, और यही तो आवरण बनाए रखता है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो आवरण के रूप में क्या पाया जाता है, केवल कोशिका झिल्ली। तो ये तो बनाते हैं कोशिका का आवरण, कोशिकांग और कोशिका का आवरण। ठीक है, एक तीसरी बात होती है केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं गुणसूत्र, जिन्हें बोला जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या इन्हें कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं पर लगे रहते हैं डीएनए। क्या रहते हैं, डीएनए। और इन डीएनए के क्रियात्मक खंड को, क्रियात्मक क्रियात्मक खंड को ही हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन। और ये जो जीन होते हैं यही क्या कहलाते हैं, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकता की इकाई। आनुवंशिकता की इकाई, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। तो कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं कि गुणसूत्र क्या है, तो ये वाहक होते हैं, आनुवंशिकता के वाहक। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, आनुवंशिकता के वाहक क्या है, गुणसूत्र होते हैं। तो ये बात आपके समझ में आया होगा कि कोशिका का आवरण एक तो सेल वॉल से होता है और एक किससे, सेल मेम्ब्रेन से होता है। केंद्र के एक अलग पोर्शन है जिसके अंदर ही क्या है, गुणसूत्र है। और गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, डीएनए से और प्रोटीन से। और जो डीएनए के क्रियात्मक खंड है वही क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। जीन शब्द सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम था जोहानसन। जोहानसन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने जीन का सर्वप्रथम शब्द दिया था, जीन शब्द। तो ये बात तो क्लियर आपके। अब इसके बाद देखिए अपन जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं
कि जो अलग अलग जो मैंने कोशिकांग बताए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों की बात करेंगे, जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो आज का जो सेशन था वो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो को आप बिल्कुल इसी तरीके से अपना जो चैनल है उसका पॉइंट दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो नेक्स्ट होगा वो आपको पता चले। थैंक यू। कितने मिनट?